आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अदनान खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अदनान खुर्शीद साहब आसिफ हबीब साहब को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। अदनान खुर्शीद साहब की एक सबसे बड़ी शनाख्त ये है कि ये मद्दाह रसूल और आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काफी लंबे समय से नातिया मुशायरा कराते चले आए हैं। इनका ये मानना है कि आसिफ हबीब साहब एक अच्छे कैंडिडेट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए साबित हो सकते हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट के लिए साबित हो रहे हैं। और ये भी मान के चल रहे हैं कि अगर आसिफ हबीब साहब आएंगे तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पॉजिटिविटी फैलेगी। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। अदनान साहब, आप आसिफ हबीब साहब के समर्थक हैं, आसिफ हबीब साहब को आप लंबे समय से चुनाव लड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेंबरों को आप लोगों से समर्थन की अपील भी कर रहे हैं, लगातार आप आसिफ हबीब साहब की खूबियां भी गिना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अरबी का एक शेर है कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी खामियां उसको नजर नहीं आती। ये एक सच्चाई भी है। जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो आसिफ हबीब साहब के लिए आप किस तरह से वोट मांग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आसिफ साहब से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 25 साल से है, और आसिफ साहब की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, आसिफ साहब अपनी ज़िंदगी में अपने कारोबारी मामलात में कभी झूठ नहीं बोलते, और इसी वजह से मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने से आसिफ साहब सेंटर के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। 6 महीने पहले कोई भी इस इलेक्शन के लिए अपना किसी ने कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया था आसिफ साहब के अलावा। आसिफ साहब ने उस वक्त तय किया कि भाई हम किसी भी तरीके से सेंटर को बचाएंगे। LGBM में उन्होंने सिराज साहब के एज से रिलेटेड मुद्दा जो है उसके लिए फ़ाइट की, और उसके लिए उन्होंने जीत हासिल की। अब आपने देखा होगा कि वोटिंग के लिए आसिफ साहब की क़यादत में हम लोग कोर्ट गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हमें जीत हासिल हुई। तो आप ये देखें कि जो शख्स कैंडिडेट है, अभी प्रेसिडेंट नहीं बना है, उससे पहले वो इतना काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कितना काम करेगा, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है। अदनान साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आप अपने बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता पाएँ ज़्यादा अच्छा होगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, ताकि दर्शक आसिफ हबीब साहब को उसी तनाजुर में समझने की कोशिश करें। मेरा अपना बैकग्राउंड, मैं ताल्लुक़ जो है मेरा अमरोहा से है, और मैं अलीगढ़ से मेरी तालीम मुकम्मल हुई है। मैंने अलीगढ़ से इंजीनियरिंग का कोर्स किया। तकरीबन इस बात को 26-27 साल हो गए। फिर मैंने अलीगढ़ छोड़ के यहाँ पे भारत पेट्रोलियम में कंसल्टेंसी का काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेट्रो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इंडियन रेलवेज़ में अपने कॉन्ट्रैक्टरशिप और कंसल्टेंसी देता हूँ। आसिफ हबीब साहब, आप माफ़ कीजिएगा, अदनान साहब, आप एक कामयाब कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ज़रूरत पड़ी कि आप लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में इंटरेस्ट लें और उसको आगे बढ़ाएं? देखिए, ऐसा है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर जो है वो उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे हालात पूरी दुनिया में ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह कोई दूसरा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि इसकी वजह EVM है, अगर आप सोचते हैं इसकी वजह यहूदी लोग हैं, अगर आप सोचते हैं इसकी वजह अमेरिका है, तो यह आपकी बिल्कुल गलत सोच है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारा किरदार है। हम लोग जो हैं अपने मकसद से भटक गए हैं, इसी वजह से हमारी पूरी दुनिया में दूर दूर फिट फिट हो रही है। अब इसके लिए हमें जो तंजीम, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो ऐसे चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो दाग धब्बे लगे हैं वो धुल सकें पूरी तरीके से। इसी वजह, और ये सेंटर ये रोल बहुत अच्छी तरीके से निभा सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक इसकी क़यादत उस तरीके से नहीं हो पाई है। आपको मैं बता दूं कि ये जब से मैं देख रहा हूँ 20 साल में पहली बार जो है, आप ये देखें कि ये एक तरीके से फेयर इलेक्शन हो रहा है। आपको पता होगा, क्योंकि आप बहुत अरसे से इस्लामिक सेंटर से जुड़े हुए हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अब तक जो हमने बैलेट की लड़ाई लड़ी, पोस्टल बैलेट में किस तरह की धांधलियाँ होती थी। जब लास्ट ईयर जो 2 इलेक्शन हुए उसमें क्या क्या नहीं हुआ पोस्टल बैलेट को लेके। इसी वजह से हम लोग कोर्ट गए, और कोर्ट से हमने ये जीत हासिल करी। तो हमारा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन फेयर हो, और इसमें सही कैंडिडेट
चुनकर आया जाए जो इस सेंटर की बका को बचा ले और इस सेंटर का जो मकसद है उसे आगे बढ़ाए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आप आसिफ हबीब साहब के मद्दाह हैं तो जाहिर सी बात है सच्चे और कड़वे दोनों सवालों का आपको सामना करना पड़ेगा ग्राउंड पर कि आसिफ साहब अभी बहुत अरसा नहीं हुआ मेंबर बने हुए। आसिफ हबीब साहब को अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में काम करने का तजर्बा नहीं हासिल है, डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट के तौर पर लड़ना चाहते हैं तो शायद उनके लिए टफ होगा। देखिए, आसिफ हबीब साहब को जो लोग जानते हैं वो उनकी खूबियों से बखूबी वाकिफ़ हैं। आसिफ हबीब साहब का अपना जो मेंबरशिप फॉर्म है वो गालिबन 4-5 साल तक सेंटर में पड़ा रहा। सिराज साहब ने और उनकी टीम ने उसे अप्रूव नहीं किया। अब उसे अप्रूव ना करने की वजह क्या थी, ये सेंटर के लोग समझते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आसिफ हबीब साहब का जब इलेक्शन लड़ने की हम लोगों ने उनसे गुजारिश करी तो उनसे हमने ये कमिटमेंट भी लिया कि आप ये देख लीजिए कि अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद आप सेंटर को हफ्ते में 3 रोज़ या रोज़ हाफ डे देंगे ताकि सेंटर को चलाने के लिए जो प्रेसिडेंट की जो विजन की ज़रूरत है वो सेंटर में बैठ के ही की जा सकती है। अदरवाइज़ आप अगर पता चला आप जो है अपने असिस्टेंट के थ्रू सेंटर चलाएंगे वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमने दूसरे कैंडिडेट से भी कहा है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी मेंशन नहीं कर रखा किसी ग्रुप पे, उनके असिस्टेंट कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 1 मिनट बात करते हैं, वो बेहद मसरूफ़ लोग हैं। और एक बहुत अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम सेंटर को कोई भी पॉलिटिकल अड्डा नहीं बनाना चाहते। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सब लोग अपने हैं और जाहिर सी बात है कि अगर 5-6 लोग सदारत के लिए लड़ रहे हैं तो जीतेगा तो एक ही उसमें से, और जितने लोग लड़ रहे हैं वो कोई गैर तो है नहीं। लेकिन उन्हें ये सोचना होगा कि हम सेंटर को टाइम कैसे देंगे। जो लोग अपना नंबर मेंशन नहीं कर रहे, जिनके पास एज नहीं है, 3 साल बाद पता चला हमारे लिए फिर वही मसला खड़ा हो जाए कि जो सिराज साहब के साथ खड़ा हुआ था, हम फिर एक SGBM के लिए भाग दौड़ करते रहेंगे कि साहब अब हमारे सदर जो हैं वो उनकी एज हो गई। तो हम ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहते कि जिसके लिए हमें फिर दोबारा ये लड़ाई लड़नी पड़े। और एक अहम बात यह है कि अगर कोई आदमी, कोई भी जो सदर का उम्मीदवार है और उसकी ऑलरेडी अपनी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हैं और वो पब्लिक से कनेक्टिविटी नहीं है, तो वह अपने दूसरी पार्टी से जो है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो BJP के लोग हों, वो वहाँ से इस्तीफ़ा दें। पहला आप एक बात बताएं मुझे, कल को एक आपके पास सदर चुन के आ जाते हैं और उनका राज्यसभा में नॉमिनेशन भी हो जाता है, तो क्या वो सेंटर के साथ सेंटर को टाइम दे पाएंगे? या कोई गवर्नर बन जाता है, या कोई गवर्नर बन जाता है और आपने देखा, तो सेंटर के लिए कौन टाइम देगा? हमें ये कमिटमेंट भी लेना पड़ेगा। जो लोग भी हैं वो ये कमिटमेंट उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि आपने इस चुनाव में तो देखा कि जो लोग कहते थे कि कमिटमेंट दे भी दें, कल को मुकर जाए तो आप क्या करेंगे इस्लामिक सेंटर का? तो ये तो देखिए, जो लोग ये कहते थे कि आपने तो देखा ना चुनाव में इस तरह के नेचर के सामने वर्करों को मेंबर बना दिया है, इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे थे, वो यासर साहब के साथ मजे ले रहे हैं। तो जब इस स्टेचर के लोग हैं तो आप कैसे इस बात की गारंटी देंगे कि कोई आदमी अगर ये कह देगा कि साहब मैं एफिडेविट देता हूँ कि मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, या मैं गवर्नरशिप नहीं लूंगा, या मैं राज्यसभा नहीं लूंगा, मैं सेंटर के डेडिकेट रहूंगा, ये पॉसिबिलिटीज हैं और कल तो मुकर जाए वो। तौर पर कर रहे हैं क्योंकि आपने इस चुनाव में तो देखा कि जो लोग कहते थे सिराज साहब ने 300 करोड़ का उनकी टीम में नुकसान किया इस्लामिक सेंटर का, जो लोग ये कहते थे कि साहब सिराज साहब ने अपने नौकरों को जो है या अपने वर्करों को मेंबर बना दिया है, इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे थे, वही आज सिराज साहब के साथ मजे ले रहे हैं। तो जब इस स्टेचर के लोग हैं तो आप कैसे इस बात की गारंटी देंगे कि कोई आदमी अगर ये कह देगा कि साहब मैं एफिडेविट देता हूं कि मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, या मैं गवर्नरशिप नहीं लूंगा, या मैं राज्यसभा नहीं लूंगा, मैं सेंटर के डेडिकेट रहूंगा, ये पॉसिबिलिटीज हैं और कल तो मुकर जाए वो जब आप इस तरह की। मेरा मानना ये है, ये ना तो कोई निगम पार्षद का इलेक्शन है, न ये कोई सभासद का इलेक्शन है, न ये कोई MLA MP का इलेक्शन है। वहाँ पर जो गंदगी होती है इलेक्शन में वो इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप क्या इस्लामिक कल्चर का मुजाहरा कर रहे हैं? अगर आपको वो सब गंदगी यहाँ पे करनी है तो इस इलेक्शन का कोई मकसद बचता नहीं। ये जो इलेक्शन है यहाँ पे सब मेंबर जो हैं वो बेपनाह पढ़े लिखे हैं। आपने जिक्र करा भाई कुछ लोगों ने ऐसे किया, कुछ लोग कूद पान करके इधर उधर जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि उनका क्या हशर होता है बैलेट पर।
मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि उनके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई बड़ा नाम हो कि जिसमें लग रहा हो कि आज उसका नाम चल रहा है, लेकिन लोग उनसे बिल्कुल ये सवाल पूछेंगे कि भाई हम आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, हम आपके पास कैसे आएंगे, आप अपना पर्सनल नंबर तक तो शेयर कर नहीं रहे, 3 साल बाद क्या होगा सेंटर का, इसका जवाब है आपके पास? उनके पास कतई इस बात का जवाब नहीं है, और इसका जवाब सिर्फ बैलेट पर मिलेगा। जो आदमी इस्लामिक सेंटर के लिए काम करेगा, आप देखिएगा चुन के वही आएगा। ये इलेक्शन इस बार जो है इस्लामिक सेंटर की तारीख में पहली बार फेयर इलेक्शन होने जा रहा है, और ये सब काविशें जो हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो आसिफ हबीब साहब और उनकी टीम का है। नहीं, फेयर इलेक्शन अगर हो रहा है तो आप क्या इसमें अबरार साहब और उनके साथियों को आप नकार देंगे, देखिए, कमर साहब को और जमशेद जैदी को? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं किसी को बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अबरार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनका ग़ालिबन आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे एक पूरा इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने जितनी कमियां हुई हैं उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, और उसके बाद जो है सिराज साहब को क्लीन चिट दी थी। आज की डेट में आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो कोर्ट कचहरी में 1 करोड़ रुपए का ग़ालिबन जो खर्चा हुआ है इस्लामिक सेंटर का, इसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, उस पर तो ये काउंटर सवाल होता है, अदनान साहब, पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का यकीनन सेंटर का खर्चा हुआ है, लेकिन अगर सिराज साहब ये कह रहे थे कि हमको लाइफ टाइम अध्यक्ष बना दीजिए, तो उसके अलावा रास्ता क्या था उनको निकालने के लिए, उनका एग्जिट के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो आपका एमओए कहता है आपको काम तो उसी हिसाब से करना है ना। अगर सिराज साहब भी लाइफ टाइम, भाई अगर जो भी डिसाइड करेंगे वो मेंबर डिसाइड करेंगे। हम लोग जो हैं 4000 लोगों का हमारा एक मजमा था, हम लोग जो हैं क्या हम इतने नाअहल हैं कि हम उसमें ये भी तय नहीं कर पाए कि हमें अपने सेंटर के लिए क्या करना है? उसके लिए हमें क्या कोर्ट में ही जाना ज़रूरी था? अदनान साहब, आप ये देखिए कि आप 4000 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, लास्ट 15 ईयर्स में एक भी मेंबर ने एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं जमा किया, और लगातार जिस तरह से सिराज साहब वे ऑफ कर देते थे चुनाव में, ये तो कहीं ना कहीं सेंटर के साथ गद्दारी थी ना, कि आप मतलब मेंबर्स जमा तक नहीं फीस कर रहे हैं। दूसरे क्लब की अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, आप फीस नहीं देंगे तो वोट नहीं दे सकते, यहाँ फीस भी नहीं दे रहे हैं और वोट भी दिए जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर के आने से सेंटर को ये फायदा तो हुआ कि कम से कम एक लॉस बन गया कि आप फीस जमा ही करनी पड़ेगी आपको, नहीं जमा करेंगे तो आप बाहर बैठिए। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि आप भी सेंटर से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि ये जो मेंबर्स बनाए गए थे पुराने दौर में, सिराज साहब ने जिस तरीके से मेंबर बनाए थे उस वक्त ग़ालिबन, अभी तो इसका आपको एक बात का और मैं बता दूं कि इसका अभी फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ है। अगर इसका फाइनेंशियल ऑडिट हो जाएगा तो पता नहीं कितने लोग ऐसे भी निकलेंगे कि जिनके मेंबरशिप फीस ही नहीं जमा थी। सब्सक्रिप्शन की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भी ऐसे लोग सामने आए जिनके चेक बाउंस थे या कुछ चीजें थी। हाँ, तो अब वो जो है अगर उनका फाइनेंशियल ऑडिट होगा तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत से मेंबर ऐसे बना दिए गए थे जिनका कुछ सिर्फ नाम के लिए चेक ले लिया गया था, कागज़ उसकी खाना पूर्ति के लिए, और उसे शायद डिपॉजिट भी नहीं किया गया था। तो ये सब वो मेंबर थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर 2000 मेंबर को अगर आप देखें कि 16,000 रुपये जमा करने हैं तो वो तकरीबन 3-3.25 करोड़ का अमाउंट हो जाता है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं होगी कि वो अपने पॉकेट से जमा करके अपने वोटर्स को बना देते थे। वो वोटर्स किसके थे? आपको भी इस बात का इल्म है, उन्हें इस्लामिक सेंटर से कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें इस बात जिनको सेंटर से गर्ज नहीं हो बाहर ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि अब जो नई टीम आएगी उसे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे मेंबर्स हैं, और इस्लामिक कल्चर सेंटर का मेंबर बनाने का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जो लोग ये, क्योंकि एक ये जो है ना पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक रास्ता दिखाने वाली तंजीम, एक रास्ता दिखाने वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। आज की डेट में पता चला, आप अगर देखें कि हरियाणा में किसी के साथ लिचिंग हो जाए, हरियाणा में किसी को पकड़ लिया जाए जिस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं हो, कोई आज की डेट में आप देख रहे हैं कि कानून का क्या हाल है, तो उसे जो लीगल असिस्टेंट चाहिए होगी वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? ठीक है, तो हमारे पास एक लीगल विंग होनी चाहिए ताकि हम ऐसे लोगों को टेक केयर कर सकें।
हमारे पास कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए कि अगर कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं हम उन्हें ठहरने की जगह दे सकें। हमारे पास इसके लिए बहुत से ज़राए हैं। सिर्फ हमें हमें जो है एक विजन चाहिए, एक सोच चाहिए। वो विजन और वो सोच जो है वो हमारे जिन लोगों के पास है, अब आपको उन्हें रास्ता देना चाहिए। हम पुराने कोई भी जो बीओटीज़ हैं जो ऑलरेडी सेंटर में रह चुके हैं उनका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपकी टीम में भी तो पुराने लोग हैं जो सेंटर में रह चुके हैं, वो क्या उनका आप बाइकाट करेंगे? हमारी टीम में जो पुराने लोग हैं, एक अगर आप देखेंगे तो शराफतुल्लाह साहब हैं, उसके अलावा हमारी टीम में कोई पुराना आदमी अरमान नहीं। साहब, सिराज साहब के साथ 20 साल काम किए हैं। अरमान साहब जो काम किए हैं, तो सिराज साहब का आपको काम करने का तरीका पता होगा। सिराज साहब किसी की बात नहीं सुनते थे। अरमान साहब वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय थे, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो हमारा कोई इस तरीके का वो नहीं है। हमारी पूरी पैनल अगर आप देखें पूरा यंग पैनल है, और शराफत भाई अगर हमारे साथ हैं तो आप देखें शराफत भाई ने उस टीम में हर तरीके की अपनी आवाज़ उठाई, मुखालफत करी। जो बिल्डिंग को बनाने का इसका तोसी का वो था पूरा प्लान, उसमें एक्सटेंशन प्लान में शराफत साहब का अपना बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिराज साहब किसी की बात सुनते नहीं थे, चलने नहीं देते थे, इस वजह से उन्हें खामोश बैठना पड़ा। शराफत भाई ने हमें सब बात बताई, शराफत भाई की हमने सब बात सुनी, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सबको पता है। अदनान साहब, आप लोगों का क्या विजन डॉक्यूमेंट है? कैसे आप मेंबरों को कन्विंस करेंगे कि आप यू आर फॉर द बेटर फॉर मेंबर्स? देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो है वो शाया हो चुका है, सबके पास है। हमने अपना पूरा विजन डॉक्यूमेंट सबको बाय पोस्ट भेज दिया है, गालिबन आपको भी मिल गया होगा। और दूसरी बात ये है कि हम तो ऑलरेडी करके दिखा रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमने इलेक्शन का जब से अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, आसिफ साहब ने इस मुहिम में अपने आप को डाल दिया था। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, आप इस बात के गवाह हैं कि एसजीबीएम में आसिफ साहब ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत करी। टीम एक कोशिश ने सबसे ज़्यादा मेहनत करके एसजीबीएम के उस एजेंडे को डिफीट किया। सिराज साहब वहाँ से इस तरीके से एश के मुद्दे पे हटाए गए और अब वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। दूसरा मुद्दा आप देखिए कि ई वोटिंग का है। ई वोटिंग के मसले में भी आसिफ हबीब साहब और उनकी टीम एक कोशिश ने मिलके कोर्ट से उस मैटर को सॉल्व कराया, और अब गालिबन जो हैं ये पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हर आदमी का साहब बहुत ज़ोर था कि मेरे पास इतने पोस्टल बैलेट हैं, उस पर बारगेनिंग हो रही थी। आपको सब इल्म है और सब मेंबर इन चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, पोस्टल बैलेट का मसला अदनान क्या? साहब, आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अदनान खुर्शीद ही क्यों कोर्ट गए, बाकी लोग क्यों नहीं कोर्ट गए देखिए ई वोटिंग के लिए? देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं और अजमल साहब दोनों कोर्ट गए, और ये फैसला जो था ये पूरी टीम आसिफ हबीब साहब का फैसला था, ठीक है ना। उनकी तरफ से हम लोगों ने ये फैसला हमें हुआ, और उसके बाद ये जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप साहब कोर्ट जाएं और कोर्ट में केस अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, और कोर्ट ने भी उसे जेन्युइन तरीके से देखा और हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। तो क्या अब ये मान के चला जाए, ऑब्जर्वर साहब ने फाइनल कर दिया कि ई वोटिंग होगी? ऑब्जर्वर साहब के पास जिस दिन ये फैसला आना था, परसों गालिबन, तो उसी दिन ऑब्जर्वर साहब को अपने पोस्टल बैलेट जो है वो पोस्ट करने थे, डिस्पैच करने थे, लेकिन उन्होंने वो होल्ड कर लिए थे इसी वजह से कि फ़ैसला क्या आता है। और हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे ही मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, हम लोग वो एक बार हमारे सब कैंडिडेट की मीटिंग कॉल करेंगे, और उसके बाद गालिबन वो पॉजिटिवली यही फैसला लेंगे कि। और ऑब्जर्वर साहब ने पहले भी कई बार आपने देखा होगा पब्लिकली कहा है कि भाई अगर मेरे पास पोस्टल बैलेट मैं पोस्ट भी कर दूं और ये फैसला आ जाता है, कोर्ट हमें दे देती है इस बात की इजाज़त, ठीक है ना, तो हम तब भी ई वोटिंग कराएंगे। और आपको पता होगा कि एसजीबीएम में भी गालिबन 2 दिन पहले ई वोटिंग का फैसला आया था, और उन्होंने 24 घंटे पहले, और उन्होंने वो सक्सेसफुल तरीके से कराई थी। अभी तो इलेक्शन में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है। अदनान साहब, और कोई बात जो आप मेंबरों से अपील करना चाहें? देखिए, मेरी मेंबरों से यही अपील है कि इस वक्त सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के वोट करने की सोचें। कोई ये ना सोचें कि हम सब लोगों से एसोसिएट हैं, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि इस इलेक्शन में कोई गैर लड़ रहा है, ठीक है ना, सब लोग अपने हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आप उसी कैंडिडेट को वोट दें कि जो इस सेंटर की बका के लिए काम करे, ठीक है ना। ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानी है, उनकी एक सोच थी,
उस सोच को हमें आगे बढ़ाना है, न कि इस सेंटर को हमें दलाली का अड्डा बनाना है, इस सेंटर को हमें कांग्रेस, बीजेपी या कुछ पॉलिटिकल पार्टी का अड्डा बनाना है। मैं सिर्फ सब लोगों से ये अपील करता हूँ, सब चीज़ें भूल जाइए, कौन किधर है कौन किधर नहीं है, और हमें वोट जो करना है वो सेंटर की बका के लिए करना है, बस। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अदनान खुर्शीद साहब, जिन्होंने बहुत स्पष्ट एक बात तो कम से कम कही है कि जो लोग इस जगह से, एक जगह से कूद करके दूसरी जगह और दूसरी जगह से कूद करके तीसरी जगह जा रहे हैं, मेंबरों को ये डिसाइड जरूर करना होगा कि क्या ऐसे लोगों को वोट दें या ना दें, क्या ये इस्लामिक कल्चर को जेब देता है या नहीं देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वही अदनान खुर्शीद साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के ई वोटिंग का मुद्दा उठाया और सक्सेसफुली इस बात को वहां पर साबित करने की कोशिश की कि ई वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बैलेट पेपर, पोस्टर बैलेट की धांधली से बचना जरूरी है, क्यों इस पूरे चुनाव को और मजीद पारदर्शी बनाना जरूरी है। अब मुद्दा पूरा मुद्दा जो है ऑब्जर्वर साहब के पास है, उनके पाले में गेंद है, फैसला ऑब्जर्वर साहब को लेना है। और तकरीबन माना यही जा रहा है कि अब शायद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पोस्टल बैलेट की जगह पर अब ई वोटिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऑब्जर्वर साहब ये ऐसे जज हैं जिनको इस बात का क्रेडिट जाता है कि डिजिटलाइजेशन जो पूरा हुआ है वो उसके पीछे इनका एक बड़ा हाथ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ हबीब क्यों इंपॉर्टेंट हैं। फैसला अब आपको लेना है, मेंबरों को लेना है, मेंबरों को अपने दिल पे हाथ रख करके किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है। लेकिन कम से कम ये बात तो जरूर है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा आता है तो वहां पर मेंबरों की जगह पर उन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों की चलने लगेगी जिस पार्टी से वो संबंधित हैं। फिर मेंबर पीछे हो जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर आगे हो जाएंगे और वो एक तरह से लाइजनर की भूमिका में होंगे कि साहब हम आपकी साहब से मीटिंग करा देंगे और हम ये करा देंगे और हम वो करा देंगे और हम ऐसे करा देंगे। तो ये आपको तय करना है कि अपनी भूमिका, अपनी इंटीग्रिटी आपको वहां पर सुनिश्चित करनी है, इंटैक्ट करनी है या नहीं करनी है, या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरों के थ्रू आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या बीओटीज तक पहुंचना है। ये तय आपको करना है। आप देखते रहिए वतन समाचार।